हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कांस्टेबल एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन तो आ गई है, अब अभी फॉर्म नहीं भरने हुए हैं। उनकी मैं आपको तैयारी करवा रहा था। और लेक्चर 1, अगर कोई बच्चा नया है हमारे इस चैनल पे, तो लेक्चर 1 में मैंने 11 क्वेश्चंस करवाए थे। अब 12th क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अभी मैं आपको तैयारी नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 में हुआ था, अभी मैं आपको इस ये पढ़ के बता रहा हूं कि तैयारी हमें कैसी करनी है। तैयारी हम अपने बैचेस में कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। यहां पे सुनिए। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मसकर। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मसकर। क्या उनमें ये बंदा था, क्या ये बंदा था, क्या ये बंदा था, क्या ये बंदा था। अभी पहले मैं आपको यह बता दूं कि जलियांवाला बाग मसकर क्या होता है। ठीक है, आप इत्मीनान से सुनिए। पहले जलियांवाला बाग मसकर क्या होता है देखो मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया में अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था। इस एक्ट का नाम था रोलाट एक्ट। क्या नाम था? रोलाट एक्ट। यह एक्ट इसलिए पास किया अंग्रेजों ने इंडिया में कि इंडिया में गांधी जी के साथ जब 1.5 बंदे चलते थे ग्रुप में, तो इंडिया में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या नाम था? अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये एक्ट जो है पास किया था, इस एक्ट को लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। किसने पास किया इस एक्ट को? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एक अंग्रेज है, उसने पास किया। और दिल्ली में एक कमेटी थी, सडिशन कमेटी। सडिशन कमेटी ने इस एक्ट को रिकमेंड किया कि भाई ऐसा एक्ट इंडिया में बनाओ। कैसा एक्ट? जिसमें अगर 2-4 बंदे इकट्ठे चलते दिखे तो उनको लंबा लंबा जेल में लटा दो, जेल में डाल दो। ना उनकी रिहाई के लिए कोई अपील कर सकेगा, ना कोई वकील हायर कर सकेगा, ना कोई दलील पूछ सकेगा कि इनको जेल में क्यों डाला। फिर इंडिया में 6 अप्रैल 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास कर दिया। पास करने के बाद गांधी जी को जब यह बात पता चली कि यह क्या बात हुई, नो वकील, नो दलील, नो अपील, यह तो काला कानून है, यह तो ड्रैकोनियन एक्ट है। गांधी जी इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने इंडिया में 9 अप्रैल, ये नहीं लिखना है, ये ऐसी गलती से हो गया, 9 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने सभी बंदूकों को इकट्ठा किया और पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इस दिन सैफुद्दीन किचली और सतपाल सिंह को अरेस्ट कर दिया गया। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने गोली चलवा के ढेर सारे इंडियन, निहत्थे इंडियन को मार दिया। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं तो आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं। अभी इतना याद रखना है कि जनरल डायर ने ढेर सारे इंडियंस को गोली से मरवा दिया। यानी कि आपको पता चल गया जी। अब देखो जी, ये सवाल, ये क्वेश्चन अब हम देखेंगे। एक मिनट ना, ज्यादा पीछे चला गया।
ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो वो स्लाइड, हाँ ये वाला क्वेश्चन। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग? तो आप बताओ जी क्या आंसर आएगा? जनरल डायर। क्या आंसर आएगा? जनरल डायर। यानी कि जनरल डायर ने गोली खलवा के ढेर सारे इंडियंस को मरवा दिया। जलियांवाला बाग मसकर, आपने क्या क्या बातें याद रखनी है? ये जलियांवाला बाग मसकर 13 अप्रैल 1919 में होगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया जलियांवाला बाग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। नहीं, क्वेश्चन में 12 कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 13, देखो आप गौर से सुनना, ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो पूरी अटेंशन यहां मेरी तरफ डालना। ये कहता है इफ प्लस मींस डिवाइड, प्लस का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। ये यानी कि सिंबल एग्जामिनर ने चेंज कर दिए। फिर अब एग्जामिनर बोलता है बताओ जी 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 8, बताओ जी इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? करते हैं जी। 12 दिख रहा है ना आपको, 12 प्लस 6, मगर प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस 3 और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस 8। ठीक है जी, ये मैंने कुछ नहीं किया, जो यहां पे मेंशन थे सिंबल उन्हीं सिंबल को यहां पे यूज किया। एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको पढ़ के देखो। और देखो जी, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन 6 एकम 6 6 दूने 12 2 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 8। ठीक है जी, फिर इसके बाद 2 प्लस 8 कितने होते हैं? 10 माइनस 6, क्या आ गया जी आंसर? 4। क्या आ गया जी आंसर? 4। देखो, अगर ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो अगर आपको कहीं पे डाउट है इसमें तो मुझे बताओ। ये कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है, देख लो। देखो मैं साइड हो जाता हूं पूरे तरीके से। चलो जी, अब मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट लिखना, मैं इसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, भजन सोपूरी इज एसोसिएटेड विद, बताओ जी भजन सोपूरी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? फ्लूट से, शहनाई से, संतूर से, तबला से, किसके साथ? पहले तो मैं आपको यह बात बताऊं कि ये जो म्यूजिकल पर्सनैलिटीज हैं आजकल इनमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। यानी कि देखना, हमें पढ़ना होता है म्यूजिकल पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज, फ्रीडम स्ट्रगल की पर्सनैलिटीज, अवार्ड्स और उनके रिलेटेड पर्सनैलिटीज, निक नेम ऑफ पर्सनैलिटीज, फिर हमें स्लोगन पढ़ने होते हैं, फिर हमें बुक्स एंड ऑथर पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने होते हैं, और इसके अलावा ढेर सारे टॉपिक होते हैं। ये सब हम अपने एक सब्जेक्ट में पढ़ते, स्टैटिक जीके कोर्स में। ये स्टैटिक जीके कोर्स में यूट्यूब पे भी ला रहा हूं, आप प्लीज वहां पे भी पढ़िएगा इसको, स्टैटिक जीके को। मगर अगर आप हमारे पेड बैच में हैं, हमारे कांस्टेबल के बैच स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो ये हमारी ऐप है, ये लोगो है, आपने गूगल पे लिखना है जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब। जो बच्चा नया है, जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब लिख के यहां आपने अपना नंबर डालना है, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपको ढेर सारे हमारे कोर्सेज दिखेंगे, आपने कौन सा कोर्स बाय करना है। कभी आपको कोई डाउट आएगा तो यहां देखो चैट का ऑप्शन है, यहां पे आप चैट करेंगे, हमारे पास मैसेज आ जाएगा,
और ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में भी यहां पे क्विज वगैरह करंट फिर डेली आती हैं ये चीजें, तो यहां पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं, भजन सोपुरी। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, क्या भजन सोपुरी जी, इनके बेटे अभय सोपुरी और पंडित शिव कुमार शर्मा और उनके बेटे राहुल शर्मा, क्या क्या पंडित शिव कुमार शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, भजन सोपुरी जी, इनके बेटे अभय सोपुरी और उल्हास बपट, तरुण भट्टाचार्य, ये सारे संतूर के प्लेयर थे। किसके प्लेयर थे? ये सारे संतूर के प्लेयर थे। अभी फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो प्रैक्टिस में इतना काफी है। जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब देखिएगा मैं किस अंदाज से पर्सनैलिटीज को लाऊंगा आपके सामने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है, आगे देखो। हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हमें पर्सनैलिटीज पढ़नी होती हैं, है ना। देखो बच्चे लोगों, जो काम जो रोल गांधी जी का इंडिया में था, जो काम जो रोल गांधी जी का इंडिया में था, वही रोल पाकिस्तान में खान अब्दुल गफार खान का है। इसलिए इनको बोला जाता है सरहदी गांधी, सरहद के पार गांधी, बॉर्डर के पार गांधी। कौन? खान अब्दुल गफार खान। इसी तरह का नाम एक और आएगा, इसी तरह का एक नाम आएगा खान बहादुर खान। जब मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होगा बरेली में। तो बरेली में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर होंगे वो खान अब्दुल गफार खान होंगे, ना सॉरी खान बहादुर खान होंगे। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफार खान। पर्सनैलिटीज में मैं आपको लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, खुदीराम बोस और ये सब अलग से पढ़ाऊंगा। ये खान अब्दुल गफार खान है। और एक बात आपने याद रखनी है, ये ऐसे नॉन इंडियन हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड इंडिया का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है जो इंडिया में मिलता है। मैं आपको भारत रत्न में पढ़ाऊंगा किस किस नॉन इंडियन को मिला है। नेल्सन मंडेला को मिला है, खान अब्दुल गफार खान को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, फिर सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, यंगेस्ट क्रिकेटर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार मरने के बाद मिला है। ये सब अवार्ड हम वहां पढ़ेंगे। अगला सवाल ये देखो, इफ, हाँ ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, अगर उसमें आपको कहीं डाउट है तो वी बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, वर्नाकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ी हुई है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आपने पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं पढ़ी तो देखो जी, मैं आपको सिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक नहीं बता रहा हूं, याद रखना। अभी मैं आपको यहां पे ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ट्रिक बताऊं तो अभी यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मगर मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूं। इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 12। इस 12 को तोड़ते हैं दो हिस्सों में, जिनको प्लस या माइनस करके इसका कोफिशिएंट आना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इसको तोड़ो, 4 और 3, 4 इंटू 3 कितने होते हैं? 12 आ गया। 4 में से 3 निकाले तो कितना आ गया? 1। तो अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। इस बात को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले एक टर्म थी, अब आगे बीच में दो टर्म है। कितनी होगी? 1 2 3 4। अगर समझ नहीं आया तो फिर से सुन लो कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। स्टेप नंबर 1 कर दिया जी, दोनों को मल्टीप्लाई। क्या आ गया? 12। इसको ऐसे दो नंबरों के में तोड़ो जिनको प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए। तो अब इसके पीछे माइनस है तो एक हल्का सा ट्रिक भी है, माइनस करके आएगा। 4 में से 3 निकाले तो 1, 4 इंटू 3 12 आ गया। अब इन दो में से और इन दो में से हमें कॉमन लेना होता है। इसमें से कॉमन लेंगे हम, ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे ये लेते हैं, कॉमन लेंगे x, अंदर आएगा x प्लस 4, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, प्लस का प्लस x इंटू 4 4x, और जो यहां पे है ब्रैकेट में वही यहां पे लिखेंगे x प्लस 4। बाहर क्या बच गया? यहां x भी है 3, और यहां माइनस है तो यहां आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहां भी x प्लस 4 है, यहां भी x प्लस 4 है। हम दोनों में से एक बार लेंगे x प्लस 4 और बच गया x माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो है ही है साथ में। अब देखो, आप मुझे बताओ दो टर्मों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आएगा? इफ या तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 आए या x माइनस 3 इक्वल टू 0 आए। x प्लस 4 0 कब आएगा? बस इसके बदले में उल्टा सिंबल लिख दो। x की वैल्यू होगी, यहां प्लस 4 है तो माइनस 4, यहां माइनस 3 है तो x की वैल्यू होगी प्लस 3, यानी कि आंसर आएगा -4 और 3। तो कहां है जी -4 और 3? -4 और 3 ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। मैथ में मुझे तभी मजा आता है जब बच्चा सामने होता। अब इस तरह मुझे पता नहीं चला ना कि आपको समझ आया या नहीं आया, क्या तो आपको यहां पे डाउट रहेगा। अगर जहां भी आपको डाउट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फौरन आप ये फोटो इस नंबर पे भेजना और फोन पे बात कर लेना। अगर कभी दिन को आप फोन करेंगे तो तब फैकल्टी मेंबर्स के पास फोन होता है, मेरे से बात नहीं हो पाएगी, मेरे पास फोन शाम को होगा, तो शाम को फोन करना। कोई भी क्वेरी होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच कंट्री इज द फेमस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड? मैं आपको यह बात बता दूं कि मैंने यूट्यूब पे क्रिकेट की सारी पूरी स्पोर्ट्स की सीरीज बना दी है। वहां मैंने आपको विंबलडन का बता दिया हुआ है कि ये किसके बीच है। ये इंग्लैंड के साथ खेला जाता है। विंबलडन कप जो है ये इंग्लैंड खेलती है। इन विच कंट्री द फेमस विंबलडन टेनिस? विंबलडन टेनिस कप जो है ये इंग्लैंड। अभी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने ये पढ़ाया हुआ है। अगला सवाल आ गया जी, डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद? डांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या होम रूल लीग मूवमेंट है, क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट है? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो यही मान के चलता हूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप बिगिनर हो। तो बिगिनर्स को कैसे पढ़ाया जाएगा, पहले आप सुनो मेरी बातें। देखो बच्चे लोगों, डांडी मार्च क्या होता है? आपको पता है गांधी जी जेल में थे और गांधी जी गुजरात में एक साबरमती आश्रम में रहा करते थे। गुजरात में साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे। ये गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं गुस्से में, चलते 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 चलते। कब? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं। गांधी जी के साथ ढेर से बंदे हो जाते हैं
और 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी पहुंचते हैं गुजरात में, एक जगह आती है डांडी। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी गुजरात में एक जगह आती है डांडी, वहां पहुंचते हैं और वहां गांधी जी देखते हैं नीचे नमक और उठाते और ऊपर हवा में फेंकते हैं और लोगों को बोलते हैं सुनो, आज के बाद हम सभी इंडियन इंडिया में नमक बना सकते हैं। क्या इससे पहले नमक नहीं बना सकते थे? नहीं, अंग्रेजों ने नमक पे मोनोपोली लगाई हुई थी कि इंडिया में नमक कौन बनाएगा? सिर्फ अंग्रेज। गांधी जी ने ये वाली साल्ट मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गांधी जी ब्रोक। कि इंडिया में अब हम इंडियन भी नमक बना सकते हैं। दिस इज नोन एज साल्ट सत्याग्रह। डांडी मार्च का दूसरा नाम क्या है? साल्ट सत्याग्रह। मगर वहां ऑप्शन में तो साल्ट सत्याग्रह नहीं था। क्या इसमें गांधी जी ने कोई लड़ाई करी? नहीं, बस ऐसे चलते गए और गांधी जी ने नमक को इंडिया के लिए एलो करवा दिया। तो देखो जी प्यारे बच्चों, साल्ट सत्याग्रह तो यहां ऑप्शन में नहीं है, इसमें कोई गांधी जी ने लड़ाई नहीं करी। दिस डांडी मार्च और साल्ट सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते। 1 मई इज ऑब्जर्व्ड एज, 1 मई को क्या मनाते हैं? अभी तो अगर मैं यहीं पे ये टॉपिक पढ़ा दूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे देखो मैं आपको कैसे ट्रिक बताऊंगा, देखना। ओ भाई, भाई मतलब भाई, भाई भाई, ओ भाई मर्च लगी है, ओ भाई मर्च लगी है, पानी दो। ओ भाई मर्च लगी है, पानी दो। पढ़ो, ओ भाई मर्च लगी है, पानी दो। ओ भाई मर्च लगी है, पानी दो। मर्च यानी के मार्च, 22 मार्च वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अब मैं यहां ट्रिक तो सारे नहीं बताऊंगा, इतना सुन लो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। इस पे मेरे पास एक जर्मन ट्रिक्स हैं, इतनी खतरनाक ट्रिक्स हैं कि आपको जिंदगी में 365 दिन याद किए हुए कभी भूल नहीं सकते। एक बार भूल जाएं तो बता दीजिएगा, मगर यूट्यूब पे नहीं, उसके लिए ऐप पे क्लासेस चलती हैं या ऑफलाइन तो क्लासेस चलती है। ओ भाई मर्च लगी है, पानी दो। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय मोटरिस्ट टू सी दी रोड बिहाइंड देम? यह सवाल बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। देखो, देखना यहां पे गौर से, ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वो होता है जो सफेद की शक्ल में हो, ऐसे। स्फेरिकल मिरर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर, है ना? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर भी मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, ये आ गया स्फेरिकल मिरर। जब हम इस स्फेरिकल मिरर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, मान लो हमने एक स्फेरिकल मिरर ये ले लिया और इसको तोड़ के आधा मिरर वो बना दिया, और इसको बाहर से हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, और अंदर से मिरर रिफ्लेक्ट करने लगा। बाहर से पॉलिश करने के बाद अंदर से मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। यह मिरर बन गया कनकेव, और इस मिरर से हमने अलग मिरर बनाया, ये वाला, और इसको हमने यहां देखो, यहां से मैं इसको पॉलिश करूंगा, इसको हमने यहां से पॉलिश कर दिया।
अंदर वाली साइड से, ये बाहर से करेगा रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे जी, कन्वेक्स मिरर। तो हमें कनकेव मिरर पता चल गया, कन्वेक्स मिरर पता चल गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे क्वेश्चन पे ले आता हूं, जो कनकेव मिरर है ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, और कन्वेक्स मिरर बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। आप मुझे बताओ, स्कूटी या गाड़ी के साइड वाले शीशे में हम कितना होता है शीशा, इतना सा, हमें बड़ी चीज देखनी होती है, बड़ी चीज को छोटा करके दिखाने वाले मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्या आंसर आएगा जी, कन्वेक्स मिरर। अब ये मैं जब आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा लाइट, और लाइट में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब चीजें वहां पढ़ते हैं, तब आपको आता। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़ने के बाद जी अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, जूट, नाइलन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर। ये सवाल जरा एक लिख, आप देख लो सवाल, ये सवाल जरा लेमैन क्वेश्चन है, और ये सवाल आपको खुद ही आ जाना चाहिए। आप ऐसे तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, जरा लगाओ तुक्का। तो मैंने ये गूगल से एक फोटो यहां पे मुझे मिला, तो मुझे अच्छा लग गया, तो मैं यहां से एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं पहले। एनी फैब्रिक मेड ऑफ yarn arranged together which further made up of still thinner standard strands fiber, उसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं फाइबर। अब फाइबर नेचुरल फाइबर भी होता है, सेमी सिंथेटिक भी होता है, और सिंथेटिक फाइबर भी होता है। यहां पे नेचुरल फाइबर पूछा, तो सिल्क इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। आपको ये दिख रहा है या नहीं, आपको यहां ये दिख ही रहा होगा आपको। तो सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर कौन सा, सिल्क। क्या यहां पे सिल्क ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है ना। तो सिल्क के अलावा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पे आएगा यहां पे, ये देखो लिखा हुआ है जी, जूट। आपको दिख रहा है, एक मिनट, क्या कैमरे को जूम कर दिया जाए, ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है जूट। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा जी, नेचुरल फाइबर यहां पे जूट है ना, दिख रहा है आपको। चलो, कहीं ब्लर तो नहीं ना कर रहा, चलो जी, अब आपको ये पता चल गया। चलो जी, ले चलते हैं आपको पीछे। हाँ, इसका आंसर आ गया जी, इस क्वेश्चन में आंसर आ गया जी जूट। अगर जूट नहीं होता तो इसका आंसर क्या आना था, सिल्क। ये वाला आप पूरा लिख लेना, यह आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आगे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमें स्पेलिंग मिस्टेक भी आनी चाहिए। बताओ जी, अब आप इसका आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या है, गूगल पे लिखो, क्या पता आपको दो चार चीजें और भी पता चल जाए। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, आप नीचे कमेंट करना, ठीक है। और मैं 2016 का पेपर भी करूंगा, 2017 का पेपर भी करूंगा, और अग्निवीर 2022 का पेपर भी करूंगा फ्री में, फिर तैयारी भी कराऊंगा। इसके अलावा पेड बैचेस ऑनलाइन भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं और ऑफलाइन भी, ठीक है। आगे देखो, अच्छा, मैं सोचता हूं कि आज में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 अगले एपिसोड से करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।